भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय श्री राम, जय श्री राम। मंचावर उपस्थित उत्तर प्रदेशचे पूर्व राज्यपाल रामभाऊ नाईक जी, आपले लोकप्रिय खासदार माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, आपले लोकप्रिय माजी खासदार माननीय गोपाल शेट्टी जी, आमदार योगेश सागर जी, प्रवीण दरेकर जी, सुनील राणे जी, विनोद शेलार जी, रमेश सिंह ठाकुर जी, गणेश खणकर जी, सुनील कोळी जी, आरयू सिंह जी, ब्रजेश सिंह जी, योगेश वर्मा जी, यूनुस खान जी, तेजिंदर सिंह तिवाना, गंगाराम जमनानी, लाल सिंह राजपूत जी, अभिजीत राणे जी, इंदरपाल सिंह जी, बाबा सिंह जी, नरेंद्र राठौड़ जी, माधवीताई भूता, जॉन डेनिस, रमेश गायकवाड़, सत्यप्रकाश सिंह, दीपक जोशी, योगिता कोळी, सुरेश मापारी, जया तिवाना, उदय चौगुले, सेजल देसाई, दीपक रावराणे, सुनील गमरे, राजेश देसाई, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, महायुति के सभी नेतागण, अगर किसी का नाम छूट गया तो लिखने वाले की गलती है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी माफी मांगता हूं। और यहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी तमाम लाडली बहनें और उतने ही लाडले भाइयों, आज मालाड में हम सभी के बहुत ही प्रिय उम्मीदवार, जिनका वर्णन गोपाल भाई ने किया, राजनीति को मिशन मानकर राजनीति में आए हुए विनोद शेलार जी के लिए आशीर्वाद मांगने को हम सब एकत्रित आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मुंबई, उसका बदला हुआ स्वरूप आज हम जो देख रहे हैं, 2014 में देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई और उनके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में भी भाजपा महायुति की सरकार आई और मुंबई का चेहरा बदलना हमने शुरू किया। उससे पहले 1995 से 99 तक महायुति की सरकार थी, हमने मुंबई बदली, लेकिन 15 साल कांग्रेस की सरकार इस मुंबई ने, इस महाराष्ट्र ने देखी और 25 साल हमारे दोस्तों की सरकार भी मुंबई महापालिका में हमने देखी। लेकिन इनमें से कोई भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, कांग्रेस पार्टी उबाठा का कोई भी नेता मुंबई के लिए किया हुआ एक आइकॉनिक काम नहीं बता सकता। अरे ये मुंबई जिस प्रकार से 2014 के बाद बदली है, अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो भाजपा और एनडीए को जाता है, मोदी जी को जाता है। वैसे तो मुंबई करो के कई प्रश्न हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक, मुंबई करो को आवाजाही में जो समय गंवाना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है केवल मुंबई ऐसी है जहां पर लोग अपने घर में कम और ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा समय बिताते हैं। इस प्रकार की मुंबई की अवस्था है।
इस मुंबई के ट्रांसपोर्टेशन को सुधारने के लिए अपनी सरकार ने निर्णय किया। आज हम देख सकते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 11 सालों में मुंबई में 11 किलोमीटर मेट्रो का नेटवर्क तैयार किया। अपनी सरकार ने 5 साल में 354 किलोमीटर के नेटवर्क की शुरुआत की। 100 किलोमीटर का नेटवर्क कंप्लीट हो गया। अभी हर साल 50 किलोमीटर कंप्लीट होगा। पूरे मुंबई को इंटीग्रेट करने का काम इस मेट्रो नेटवर्क के माध्यम से हमने किया। वहीं दूसरी ओर हमारी मुंबई की जो लाइफलाइन है, जो हमारी सबअर्बन रेलवे है, लोकल ट्रेन है, उसके प्लेटफॉर्म को सुधारना हो, उसकी गति को बढ़ाना हो, उसके डिब्बे को सुंदर करना हो, वहां पर एस्केलेटर लगाना हो, पैसेंजर की सुविधाओं को बढ़ाना हो, ये सारा का सारा काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया। और साथ साथ हमने मेट्रो भी बनाई, हमने सबअर्बन रेलवे भी सुधारी, और उसके साथ साथ इस मुंबई में हमने रास्तों का नेटवर्क भी तैयार किया, फ्लाईओवर का नेटवर्क भी तैयार किया। अभी अभी पीयूष जी बता रहे थे कोस्टल रोड के बारे में। दोस्तों, कोस्टल रोड के बारे में सोचा गया 1980 में। सरकारें आती गई जाती गई, कई सालों तक मुंबई में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन काम नहीं कर पाई। मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार आई। मैं दिल्ली गया, मोदी जी के पास बैठा, 5 बैठकें की और हमने कोस्टल रोड मंजूर कर लाया। आज कोस्टल रोड तैयार हो गया। आज हम लोग देख सकते हैं नरीमन पॉइंट से वर्ली तक, वर्ली से बांद्रा तक, बांद्रा से वर्सोवा तक का काम शुरू हो गया, वर्सोवा से मड़ तक का काम शुरू हो रहा है, मड़ से उत्तन तक और उत्तन से विरार तक हम लोग इसको ले जा रहे हैं। मैं अभी जापान गया था। जापान की सरकार के सामने मैंने प्रस्ताव रखा, हमारे मुंबई के इस कोस्टल रोड को अगर विरार तक ले जाते हैं तो हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जो है, जिसके ऊपर घंटों लोगों को ट्रैफिक में रहना पड़ता है, ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे डीकंजेस्ट होगा, इस पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, जापान की सरकार ने इसके लिए 54,000 करोड़ रुपए देना तत्वतः मान्य कर लिया और ये कोस्टल रोड बनेगा। तो जो हमारे वेस्टर्न सबब है, जो ये पश्चिमी उपनगर है, यहाँ के लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। एक और मेट्रो होगी और दूसरी ओर कोस्टल रोड होगा, तीसरी ओर हमारी लोकल ट्रेन होगी। आपका समय बचेगा, जो समय थोड़ा परिवार के साथ, बच्चों के साथ आप बिता सकते हो, वो आपका कीमती समय आप तक पहुंचाने का काम अपनी सरकार यहां पर कर रही है। लेकिन हम तो आपके लिए काम करना चाहते हैं, पर यह कैसी सरकार थी 2.5 साल की? उद्धव ठाकरे जी की, शरद पवार जी की, कांग्रेस की सरकार, जिसने हर चीज में अड़ंगा डाल दिया। कोस्टल रोड को रोक दिया, मेट्रो को रोक दिया, अटल सेतु को रोक दिया, बुलेट ट्रेन को रोक दिया। अरे हमारी सरकार गति की सरकार है और वो स्थगिति की सरकार थी। हर चीज पर उन्होंने स्थगिति दी, हर चीज को रोकने का काम किया। मैं मुंबई करो की ओर से सवाल पूछना चाहता हूं, अरे कांग्रेसियों, उबाठा के लोगों, आपने तो कुछ किया नहीं। हम अगर मुंबई की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कम से कम उसमें अड़ंगा तो मत डालिए, लेकिन उसमें भी अड़ंगा डालने का काम इन लोगों ने किया। आज हम देख सकते हैं मुंबई में सबसे बड़ी दूसरी समस्या लोगों की कोई होगी तो वो निवास की समस्या है, घर की समस्या है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मेरा भी आशियाना होना चाहिए। इस मुंबई में
कई लोगों ने राजनीति की, किसी ने मराठी माणूस के नाम से राजनीति की, किसी ने झोपड़पट्टी के नाम से राजनीति की, लेकिन किसी को मकान नहीं मिला। 2014 के बाद पहला निर्णय हमने किया, 2011 तक जो झोपड़पट्टी में रहते हैं ऐसे सभी लोगों को उसी स्थान पर 350 स्क्वायर फीट का मकान हम देंगे। और आज इतनी सारी योजनाएं शुरू हुई। दोस्तों, एसआरए में जो योजनाएं 20-20 साल से बंद थी, उन योजनाओं को भी हमने म्हाडा को दिया, हमने एसआरए को दिया, डेवलपर से निकालकर हमने महानगर पालिका को दिया और उसका काम भी शुरू किया। आने वाले दिनों में 20-20 साल से जो गरीब केवल बाट जोते थे, मुझे घर मिलेगा, मेरा आशियाना मिलेगा, उसका आशियाना मिलने का ख्वाब पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, देखिए ये लोग राजनीति करते मराठी माणूस के नाम से, पत्राचाल में रहने वाले मराठी आदमी को बेघर करने का काम इन्होंने किया था। उसका काम हमने शुरू किया। बीडीडी चाल में रहने वाले 120 फुट में रहने वाले उस मराठी माणूस को 550 स्क्वायर फीट का मकान वहां पर देने का काम हमने किया। अभ्युदय नगर में रहने वाले मराठी माणूस को वहां पर रहने का मकान हमने देने का काम किया। और मैं विशेष रूप से हमारे प्रवीण दरेकर जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रवीण दरेकर जी ने एक बहुत बड़ी हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की परिषद यहां पर रखी। हजारों लोग उसमें सम्मिलित हुए। हमारा ये जो पूरा वेस्टर्न सबब है, इसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इनके बहुत प्रश्न थे, इनका रीडेवलपमेंट करना जरूरी था। उसके लिए 18 निर्णय लेने थे, पुरानी सरकारों ने नहीं लिए। एक झटके में 18 निर्णय हमने कर दिए। हजारों लोगों को अब उनका मकान, बड़ा मकान मिल रहा है। और साथ साथ स्वयं पुनर्विकास, सेल्फ रीडेवलपमेंट, मतलब कोई बिल्डर नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, खुद आप ही आपका विकास कर सकते हो। ये योजना लाई, उसको एक खिड़की योजना में परिवर्तित किया और हमारे दरेकर जी के बैंक ने उसको कर्जा भी दिया। 18 सोसाइटियां खड़ी हो गई और 64 सोसाइटियों का काम चल रहा है। म्हाडा के लेआउट्स में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने विकास का काम शुरू किया और सबको आशियाना देने का काम हमने शुरू किया। इसलिए मुंबई करो का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने वाली अगर कोई सरकार होगी तो ये हमारी महायुति की, एनडीए की सरकार है। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये बरसाती मेंढक है, बरसाती मेंढक। चुनाव आता है तो चुनाव आने के बाद ये घोषणा पत्र कहते हैं, अरे पिछले घोषणा पत्र में बोल दिया झोपड़पट्टी वासियों को 500 स्क्वायर फीट का घर देंगे, बोला था राहुल गांधी ने, यहां आए थे, घोषणा की थी। अरे 2.5 साल सरकार थी, 2.5 साल में 500 स्क्वायर फीट तो छोड़ो, 2 स्क्वायर फीट का मकान भी नहीं दिया। और कल वापस घोषणा पत्र जारी किया तो भूल ही गए झोपड़पट्टी वासियों के बारे में। कोई बात उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कही ही नहीं। वो भूल गए कि ये मुंबई में रहने वाले हमारे गरीबों का भी विचार हमको करना होगा। आज हम देख सकते हैं, हमारे जो कोळीवाड़े हैं, हमारा कोळी समाज जो हमारा मुंबई का मूल निवासी है, इन कोळीवाड़ों का सीमांकन हमने किया। इनके लिए एक स्पेशल डिस्पेंसेशन हमने तैयार किया और आने वाले दिनों में हमारे कोळीवाड़ों का भी विकास हमारे कोळी समाज के माध्यम से होगा। ये हमने करके दिखाया। और इसके साथ साथ जो मच्छीमारी करते हैं, माछीमारी करते हैं, अभी भी जिनका व्यवसाय है, उनका व्यवसाय बढ़े, इसलिए मोदी जी के नील क्रांति योजना से जेटी तैयार करना, बाजार तैयार करना, ऐसे कई काम
हमारी सरकार ने हाथ में लिए, क्योंकि हर गरीब को, हर आदमी को, हर निवासी को न्याय देने का काम हम लोग करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस मुंबई के अंदर कुछ लोग केवल भाषण करते हैं, भाषण के सिवा ये कुछ नहीं करते, ये केवल गाली देने का काम करते हैं। और अब तो ये परिस्थिति हो गई। अभी हमारे विनोद शेलार कह रहे थे मालवणी को ड्रग मुक्त करना है। विनोद जी, अब तुम्हारा मिशन नहीं, ये देवा भाऊ का मिशन है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमको मिशन दिया है, इस भारत में जो ड्रग्स का कारोबार हो रहा है उसको नेस्तनाबूद करना है। और देखिए, पिछले 2.5 सालों में रिकॉर्ड ड्रग के ऊपर हमने कार्रवाई की है, और इसके बाद ये ड्रग बेचने वालों को हम ठोकेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इनको ठोकेंगे। और इनके आड़ में जो कारोबार कर रहे हैं, जिनका इनको वरद हस्त है, जिनका वरदान है, जरूरत पड़ी तो उनको भी ठोकेंगे। विनोद शेलार कह रहे थे, ये बात सही है, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे मालाड का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, इस प्रकार का चुनाव है। जिस प्रकार से यहां गतिविधियां बढ़ रही है, अरे हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमने कभी धर्म की बात नहीं की, हमने कभी अन्याय नहीं किया, हमने योजनाएं लाई, सभी जाति धर्मों के लिए लाई। पर अगर यहां पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। ये कौन सा वोट जिहाद चल रहा है? ये किस प्रकार का वोट जिहाद है? अरे ये क्या हो गया है इन पार्टियों को? ये उलेमा उनके पास जाते हैं, 17 डिमांड रखते हैं। डिमांड क्या है? डिमांड है वक्फ बोर्ड को 10,000 करोड़ रुपया दे दो, उनकी डिमांड है। यहां पर 2012 से 2024 तक जितने दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुसलमानों को आरोपी बनाया, उनके सारे आरोप वापस ले लो, इस प्रकार की डिमांड रखते हैं। और शर्म करो, ये महाविकास आघाड़ी वाले लिखित में उनको देते हैं। पत्र मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूं, ये लिखित में उनको देते हैं, आपकी 17 डिमांड हमको मंजूर है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म करो। अगर यहां पर दंगों में शामिल जो लोग हैं, जो इस देश को तहस नहस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ने की डिमांड होगी। और ये महाविकास आघाड़ी के लोग अगर पत्र देकर कहेंगे हाँ हमें ये मंजूर है, अरे तुम्हें मंजूर होगी लाचारी। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े हैं, ये लाचारी सहन नहीं करेंगे। ये देश छत्रपति के विचारों पर चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देव, देश और धर्म के ऊपर हमको ये कहा था कि हमको स्वराज्य तैयार करना है, और स्वराज्य तैयार करते हुए अगर कोई इस प्रकार से लाचारी सहन करता होगा, हम लाचार नहीं है। अरे मुझे तो इस बात का डर है, इस बात का दर्द है, उद्धव ठाकरे जी भी इसी सेना में शामिल हो गए। मुझे बताइए, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ये मंजूर किया होता कि दंगों के लोगों के केसेस हम वापस ले लेंगे, हमको वोट दो? क्या उन्होंने ये मान्य किया होता? अरे ऐसी डिमांड लेकर कोई जाता तो उसको 2 थप्पड़ मारकर वो वापस भेज देते, लेकिन कभी वोटों के लिए लाचारी नहीं स्वीकारते। ये कौन सी बातें चल रही है? और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना।
इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। दोस्तों, गीदड़ के मुंह में खून लग गया है, गीदड़ के मुंह में खून। गीदड़ को लगता है हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। अरे महाराष्ट्र में हम सोए हुए थे, शायद नहीं जाग पाए, नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोगों ने गलती की और इनके वोट जिहाद को नहीं समझ पाए। लेकिन अब सोए नहीं है, अब हम जाग गए हैं, अब जाग गए हैं और जाग कर अब हम लोग इस चुनाव में वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे कि ये गीदड़ों के ध्यान में आएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है, गीदड़ों को उनकी जगह दिखाकर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बार का वोट आपके लिए नहीं है, इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, अगर सोते रहेंगे, तो ध्यान में रखिए आने वाले दिनों में यहां रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। इतना ही कहता हूं, हमारे विनोद शेलार को विधानसभा में चुनकर भेजिए, इतनी अपील करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।